हाय गाइस। मैं एसपी सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएसपी देशवी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला के तहत आज एक नए विषय पर श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं और जिसका टॉपिक आपको देख ही रहा होगा, सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान भी जनरल स्टडी का अनिवार्य हिस्सा है। बॉटम से लेकर टॉप तक जितनी भी परीक्षाएं हैं, लेखपाल की, पटवारी की परीक्षा से लेकर आईएएस की परीक्षा तक, सामान्य अध्ययन हर परीक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है। यद्यपि जनरल साइंस बहुत ही छोटे स्तर 8th या 10th लेवल की ही पूछी जाती है और 10th तक की साइंस सारी स्ट्रीम के विद्यार्थी पढ़ते हैं, चाहे साइंस स्ट्रीम के हो, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के हों, कॉमर्स स्ट्रीम के हों, सारे स्ट्रीम के लोग पढ़ते हैं। इसलिए कायदे में तो किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी को वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी साइंस और टेक्नोलॉजी वाले लोग थोड़ी सी बढ़त लेते हैं। इस बढ़त का और ह्यूमैनिटी वाले थोड़ा सा अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, कम कर पाते हैं। इस गैप का अगर कहें कि 25-30% अंतर तो फैक्चुअल है और 65-70% मानसिक ज़्यादा है, क्योंकि वो मान बैठते हैं कि हम तो आर्ट साइड के हैं, हम बीए है, हम ये नहीं कर सकते। जबकि आप देखेंगे पेपर उठा के कक्षा 10 तक का सारा सामान्य विज्ञान पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो सवालों की प्रकृति है वो भी थोड़ी सी भिन्न है। वो कहीं उस टाइप की आईआईटी, जेई या नीट जैसी नहीं होती, ना ही ईपीटीयू जैसी होती है। रन कैसी होती है, इसमें हम चर्चा केवल करेंगे सवालों की प्रकृति को लेकर के, सिलेबस को लेकर के। उसके बाद आगे से एक सीरीज के रूप में इसको प्रारंभ करेंगे। और हमारे बहुत से विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि तुम्हारा मास्टर विज्ञान भी पढ़ाना जानता है। यही मत समझ लेना कि इतिहास, भूगोल, संविधान आता है। और ईमानदारी से कहें तो उन लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा जो विज्ञान में अपने आप को धुरंधर समझते हों। अगर आप लगातार इन वीडियोस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि विज्ञान पढ़ लेना, स्नातक होना, स्नातक होना फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी से एक अलग बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन सवालों को पूरे कमांड और आत्मविश्वास के साथ टैकल कर लेना एक अलग बात है। तो पहले इसके सिलेबस पे आते हैं, फिर स्ट्रेटजी पे आते हैं। दोनों शब्दों का महत्व है, सिलेबस और स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप अधिक से अधिक सवाल करें। और सामान्य अध्ययन में जनरल साइंस या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऐसा टॉपिक है जहाँ से सवालों के सही होने की संभावना बहुत रहती है। सवाल बहुत व्यवहारिक पूछे जाते हैं, जो हमारे जनजीवन से रिलेटेड हो, हमारे जनजीवन को प्रभावित करते हो, उसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। बहुत डीप फार्मूला, न्यूमेरिकल ये सब नहीं पूछा जाता है। ठीक, तो आएंगे रणनीति क्या होनी चाहिए और इसका सिलेबस क्या है। इसको सिलेबस को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो और चौथा है टेक्नोलॉजी। चौथा टेक्नोलॉजी, इस पर भी आते हैं। फिजिक्स में क्या क्या है, लाइट, साउंड एंड वेव्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मैकेनिक्स एंड यूनिट्स। लाइट से भी सवाल आता है, बहुत बेसिक से सवाल रहेंगे, अभी हम लोग इसको ऐसे ही शुरू करेंगे। केमिस्ट्री में क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉल्यूशन, मेटल एंड नॉन मेटल, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, एसिड एंड बेस, पॉलीमर्स, फ्यूल्स, फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स, सोप एंड डिटर्जेंट्स एंड एल्कोहल्स। अब बायो में क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन, डिजीजेस एंड सिस्टम्स,
एंड सम बेसिक फैक्ट्स। न्यूट्रिशन एंड पोषण में वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, इनके बारे में पूरा। डिजीजेज वाला चैप्टर वैसे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कोरोना वायरस की वजह से वायरस के द्वारा होने वाली डिजीज, बैक्टीरियाज के द्वारा होने वाली डिजीज, प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाली डिजीज, सिम्टम्स में वही जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन सिस्टम जो 7-8 सिस्टम्स है उनको पढ़ लेते हैं, और बेसिक फैक्ट्स जैसे नॉमेनक्लेचर है, इस टाइप के जूलॉजी का या बॉटनी का बहुत बेसिक है, सेल के बारे में कुछ चीज़ें हैं, ये चीज़ें हुई। इधर टेक्नोलॉजी में क्या है, कंप्यूटर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर के बारे में बेसिक, अंतरिक्ष तकनीक, रक्षा तकनीक और सूचना तकनीक। तो यहाँ से बहुत बेसिक से सवाल रहेंगे। मोटा मोटा ये सिलेबस अगर पढ़ लेंगे तो दावे के साथ कह सकता हूँ आप 80% से ज़्यादा सवाल हल कर ले जाएंगे। 80% से ज़्यादा सवाल हल कर ले जाएंगे। थोड़ा सा और कुछ फैक्ट्स, हाँ, और इसके साथ ये तो रहा आपका सिलेबस, इसमें सवाल कैसे आते हैं, स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, ये रहा आपका सिलेबस। अब स्ट्रेटजी क्या हो, ये तो सिलेबस की बात हुई, रणनीति की बात क्या हुई। देखिए, जनरल साइंस में जो सवाल आने की प्रकृति है और उनकी फ्रिक्वेंसी है, प्रकृति इनकी अंडरस्टैंडिंग टाइप, बोधात्मक जिसको कहते हैं, बोधात्मक, अंडरस्टैंडिंग टाइप होती है। ध्यान रखना है, इनका नेचर बोधात्मक ज़्यादा होता है। बोधात्मक का मतलब क्या है, अभी उससे बात करते हैं। दूसरा, जनरल साइंस के सवालों में रिपीटिशन बहुत होता है। एक परीक्षा में आया वही दूसरे में आ रहा है, तीसरे में आ रहा है, रिपीटिशन बहुत अधिक है। अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप सॉल्व करेंगे तो 60% तो ऐसे ही सवाल हो जाता है। थोड़ा सा बेसिक पढ़ लिया तो 80%, और थोड़ा रट लिया तो 90% हो जाएगा। ठीक, रिपीटिशन बहुत है, बोधात्मक होते हैं, और ये सवाल एक निश्चित क्षेत्र से ही आते हैं। एक इनका स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक एरिया वहीं से आना है। जैसे केमिस्ट्री का इतना लंबा चौड़ा सिलेबस है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन फिक्स सवाल है, आना ही आना है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है, बर्फ पर पिघलना, जंग लगना, फिक्स सवाल है। वही अम्ल क्षार में, वही पॉलीमर्स में रबर, आइसोप्रीन, ईंधन, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी, इनको लेकर के सवाल, उर्वरक को लेकर के सवाल, मेडिसिन फिर देखिए इम्पॉर्टेंट हो गई, फिर इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 की वजह से सवाल यहाँ से बनेगा। सोप एंड डिटर्जेंट से रहता है, वही अल्कोहल से लेकर के, अभी विगत कुछ महीनों में अल्कोहल से बहुत डेथें हुई, एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, वो सवाल सब आते रहते हैं। तो 3 बातें हैं जनरल साइंस में। एक तो सवाल अंडरस्टैंडिंग टाइप आते हैं, बहुत गहरे फैक्चुअल कम आते हैं, रिपीटिशन बहुत है, और सर्टेन एरिया है। तो सर्टेन एरिया हमने डिस्क्राइब कर ही दिया, इसी के इर्द गिर्द रहना है। बोधात्मक का मतलब है कि उस विषय की, कॉन्सेप्ट की समझ हो आपको। जैसे बहुत साधारण अर्थ में बताएं, जैसे त्वरण क्या है, किसी बच्चे से पूछोगे तो वेग, प्रति सेकेंड वेग वृद्धि को त्वरण कहते हैं, प्रति सेकेंड वेग वृद्धि को त्वरण कह देते हैं। ये तो एकदम लिटरल मीनिंग हो गया उसका, किताबी। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर पहले सेकेंड में वेलोसिटी किसी बॉडी की 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, दूसरे में 10 किलोमीटर पर सेकेंड है, तो तीसरे में 15 किलोमीटर पर सेकेंड है। ये अंडरस्टैंडिंग है। जैसे बोधात्मक का और उदाहरण, जैसे एलसीएम है,
लघुतम समापवर्त, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो। ये उसकी एक किताबी भाषा है। वह छोटी से छोटी संख्या, बस इसी में गणित है, इसको आप समझ गए। उसका जैसे किसी बच्चे से पूछो कि एलसीएम लगाओ, 2, 4, 6 का एलसीएम, वो खट से लिखता है और उसको तुरंत काटना शुरू कर देता है, तुरंत। 3 दूनी 6 दूनी 12। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये वर्किंग मेथड है। जिस बोधात्मक की बात कर रहे हैं, बोधात्मक में पेन चलेगा ही नहीं। अगर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग है कि एलसीएम ये होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से विभाजित हो, सभी संख्याओं से, तो 2, 4, 6 तुरंत कह देगा 12। तो वर्किंग मेथड में तो एक बोध होना चाहिए उस भाव का। जैसे और हम स्पष्ट करना चाहें, जैसे डिफ्रैक्शन है, ऑप्टिक्स में कंसेप्ट है प्रकाश वाले चैप्टर में, डिफ्रैक्शन, विवर्तन या इंटरफियरेंस है। इंटरफियरेंस में आपको लंबी चौड़ी परिभाषा मिलेगी। इंटरफियरेंस इज द फिनोमिना बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच देयर आर इफ एनी सोर्स, कोहेरेंट सोर्स हो, तरंगे चलती हों, इस टाइप से। लेकिन बहुत सीधा सा मतलब है। इंटरफियरेंस का मतलब यह है कि यदि दो तरंगे किसी एक ही स्रोत से निकलें, मतलब दो तरंगों का स्रोत भी एक हो, उनकी दिशा भी एक हो, उनकी आवृत्ति भी एक ही जैसी हो, उनके आयाम भी एक ही जैसे हों, तो प्रोपेगेशन के दौरान ये देखा जाता है उनकी तीव्रता में अंतर आ जाता है। उनकी तीव्रता में अंतर आ जाता है, कभी तीव्रता मिनिमम हो जाती है, कभी मैक्सिमम हो जाती है। ये इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट सीधी रेखा में चलती है, न्यूटन जी ने ये सिद्धांत दिया, लेकिन प्रयोगों द्वारा देखा गया कि लाइट जब चलती है तो किसी भी अवरोध को क्रॉस करते हैं अपने सीधी रेखा थोड़ी सी मुड़ भी जाती है। सीधी रेखा में चलने के दौरान ही अवरोधों के किनारों पर मुड़ जाती है। ये डिफ्रैक्शन है। तो ये बोध जब तक नहीं होगा तब तक बहुत आत्मविश्वास से सवाल हल नहीं होते। तो ये सिलेबस, हाँ दूसरा, ये सिलेबस कंप्लीट होने के पश्चात लगभग 1000 MCQ 1000 MCQ सॉल्व करने की मेरी स्ट्रेटजी है। 1000 में आप मान लीजिए 400-500 तो अकेले बायो से हो जाएंगे, और 200 इधर 200 इधर, 1800 भी हो सकते हैं। दूसरा, और आपको स्ट्रेटजी के तहत ही बता दें तो स्ट्रेटजी में कितनी बातें बताई। सवाल अंडरस्टैंडिंग टाइप आएगा, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो लोग पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएशन BSc आज कर चुके हैं, तो दोबारा फिर पलट के समझने की कोशिश करें। इस चक्कर में नहीं रहे कि मैं BSc हूँ, MSc हूँ, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक, रिपीटिशन बहुत है तो रिपीट वाले सवाल खूब करें। पिछले आए हुए सवालों का कलेक्शन खरीद के, बाजार में बहुत सारा है। यद्यपि अगर ये 1000 MCQ कर लेंगे तो ये आपको क्वेश्चन बैंक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और पर्टिकुलर एरिया हमने आपको बता ही दिया। एक और स्ट्रेटजिक तहत पॉइंट है कि जनरल साइंस में आधे से भी ज़्यादा सवाल बायो से आता है, बल्कि यूँ कहें तो कभी कभी 10 में से 7 सवाल अकेले बायो से होते हैं और 3 केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं। लेकिन हमको छोड़ना कुछ भी नहीं है, एक बेसिक तौर पे। दूसरा, जितना मैंने इतिहास को साइंटिफिक तरीके से पढ़ाया है, अभी इस पे तो हम नहीं डाल पाए इतिहास समय अभाव के कारण, लेकिन शीघ्र ही हम इतिहास की भी वीडियोज आपको मिलेंगे। जितना ही इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ाया है, उतना ही विज्ञान को हम इतिहास के तरीके से, रोचक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इतिहास जैसे रोचक तरीके से आप विज्ञान पढ़ेंगे, और अगर आप एकाग्र अटेंटिव होकर इनको फॉलो करते रहे, देखते रहे, तो बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा। 1000 MCQ या तो फिर टेलीग्राम चैनल पे देंगे आपको। कुछ सवाल तो लिखे जा सकते हैं, लेकिन सब तो नहीं दिए जा सकते, या कोई और उसका तरीका खोजेंगे।
हाँ, एक बात ये हो सकती है जो छोटी कक्षाओं के, ये तो पूरा मेरा एक्सप्लेनेशन केवल उस नज़रिए था कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। जो स्कूलिंग के बच्चे हैं उन्हें समस्या हो सकती है क्योंकि ये सब हिंदी में होगा और उनकी जो मीडियम या स्कूलिंग इंग्लिश में होती है। तो फिर भी सुने, कम से कम कंसेप्ट जब क्लियर रहेगी तो भाषा बहुत बड़ी बाधा नहीं होती है। दूसरा, इन सब को लेकर के एक इंग्लिश में चैनल प्रारंभ करने का भी प्लानिंग है। अब वो कब कार्य रूप लेती है समय बताएगा कि इन चीज़ों को इंग्लिश में भी प्रारंभ किया जाए ताकि स्कूलिंग वाले बच्चे भी लाभान्वित हों। तो इसमें इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे फिज़िक्स को, और फिज़िक्स में भी लाइट वाला चैप्टर। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद।